मुगल भारत किस इरादे से आए थे? मुगलों का संपूर्ण इतिहास। भारत के इतिहास में मुगलों के बिना बता पाना मुश्किल है। मुगलों ने भारत में 300 सालों से भी अधिक समय तक राज किया। बाबर, अकबर और शाहजहां से लेकर बहादुर शाह जफर तक कई मुगल शासकों ने दिल्ली की राजगद्दी से भारत में शासन किया, लेकिन कई सवाल आज भी इतिहास के पन्नों से गायब हैं। आखिर मुगल भारत क्यों आए थे? मुगलों ने भारत में अपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया? राजपूतों और मराठा के रहते हुए कैसे विदेशी ताकतों ने भारत में इतने लंबे समय तक राज किया? आखिर क्या है मुगलों के इतिहास की असली कहानी? आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तृत में समझते हैं। दोस्तों, अगर बाबर हिंदुस्तान नहीं आता तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं हो पाती। भारत में कभी लाल किला, ताजमहल जैसी भव्य इमारतें भी नहीं होती। बाबर का असली नाम जहीरुल मोहम्मद था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरजाना में हुआ था। फरजाना आज के समय में उज्बेकिस्तान के अंतर्गत आता है। बाबर को तैमूर और चंगेज खान का वंशज भी माना जाता है। महज 12 साल की उम्र में बाबर ने फरजाना की राजगद्दी संभालनी शुरू कर दी थी। यह बात बाबर के कुछ रिश्तेदारों और अंकल को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने बाबर को हटाने के लिए षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। बाबर को फरजाना और समरकंद से निकाल दिया गया था। कई सालों बाद 1504 में बाबर ने अफगानिस्तान के काबुल को जीतकर अपनी सत्ता स्थापित की, लेकिन बाबर काबुल में संतुष्ट रहने वाला नहीं था। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। बाबर को यह बात अच्छी तरह से समझ थी कि साम्राज्य बढ़ाने के लिए उसे बहुत सारा धन और संपत्ति चाहिए होगी, और उस समय भारत के पास इतना धन था जो शायद ही किसी अन्य जगह पर मौजूद था। उस समय भारत को पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। 1525 में बाबर ने भारत में घुसने की योजना पर काम करना शुरू किया। भारत को अपनी ताकत के तहत लाने और यहां अपना शासन स्थापित करने के उद्देश्य से उसने भारत की ओर रुख किया। उस समय हिंदुस्तान में लोदी वंश के राजा इब्राहिम लोदी का शासन था। वहीं राजस्थान में राजपूतों का प्रभुत्व था और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। इब्राहिम लोदी का स्वभाव बहुत सनकी था। उसे सत्ता से हटाने के लिए उसके चाचा अलाउद्दीन लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने एक साजिश बनाई और काबुल से बाबर को भारत आने का निमंत्रण भेजा। बाबर को तो जैसे इस मौके का इंतजार था और तुरंत अपनी सेना के साथ वह भारत की ओर बढ़ चला। 15 दिसंबर 1525 को बाबर ने सिंधु नदी पार की। बाबर के पास केवल 12,000 सैनिकों की सेना थी। सिंधु नदी पार करते ही बाबर ने पंजाब क्षेत्र पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। बाबर के पास एक मजबूत सेना थी जिसमें तोपखाने और बारूद, गन पाउडर भी शामिल था, जो उसे युद्ध में अतिरिक्त ताकत प्रदान करते थे। बैटल ऑफ पानीपत भारत की धरती पर लड़ा गया पहला युद्ध था जिसमें गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया था। बाबर एक कुशल सैन्य कमांडर था और उसे युद्ध का बहुत अच्छा अनुभव था। उसकी रणनीति भी अत्यंत प्रभावशाली थी। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना थी, जिसमें पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े और बैलगाड़ियां सभी शामिल थीं। इतनी बड़ी सेना को देखकर भी बाबर का साहस कमजोर नहीं पड़ा। वह एक बहादुर योद्धा के रूप में जाना जाता था। काबुल, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान में आज भी बाबर को एक महान योद्धा के रूप में सम्मानित किया जाता है। कई स्थानों पर उसके पुतले भी लगे हुए हैं और वहां के लोग यह जानते हैं कि बाबर ने बहुत कम सैनिकों के साथ भारत पर विजय प्राप्त की थी। पानीपत दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है और आज के समय में यह हरियाणा का हिस्सा है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध के लिए चुनौती देना शुरू किया। उसने पहले ही अपनी रणनीति तैयार कर ली थी। बाबर ने दुश्मन के इलाके में एक खाई खुदवाई जिससे लोदी की सेना फैल न सके और बाबर की सेना को एक अच्छा मौका मिल सके। बाबर की सेना के कुछ सैनिकों ने कहा कि हमें पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन बाबर ने दृढ़ता से मना कर दिया। उसने कहा, हम इतनी दूर तक आए हैं, अब दिल्ली पर विजय प्राप्त किए बिना वापस नहीं जाएंगे। बाबर अपनी सेना की योजना बहुत ही प्रभावी तरीके से बनाता था।
सबसे आगे स्काउट्स तैनात होते थे जो दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी बाबर तक पहुंचाते थे। इसके बाद बैलगाड़ियां लाइन में खड़ी की जाती थीं, जिन्हें चमड़े की बेल्ट से बांध दिया जाता था और उनके बीच थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा जाता था। इन गैप्स में सैनिक तीर कमान लेकर खड़े रहते थे और बीच बीच में तोपखाने तैनात होते थे। सैनिकों के पास जो तीर कमान होते थे वे साधारण नहीं थे। उनकी डोरी खींचने के लिए बहुत ताकत लगती थी और एक तीर 600 मीटर की दूरी तक जा सकता था, जो लगभग 7 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है। हर 5 सेकंड में सैनिक तीर चला सकते थे और एक तीर 4000 पाउंड का बल उत्पन्न कर सकता था। बाबर के पास एक अच्छी तरह से संगठित सेना थी। दूसरी ओर लोदी की सेना ने भी मैदान में अपना डेरा डाल लिया था, जिसमें 1 लाख से अधिक सैनिक थे। हालांकि इतिहासकारों ने लोदी की सेना को सेना के बजाय एक मेले जैसा बताया। बाबर और लोदी दोनों ही सामने वाली सेना के पहले आक्रमण का इंतजार कर रहे थे। बाबर यह जानता था कि अगर उसने पहले हमला किया तो उसकी जीत की संभावना कम हो सकती है। 19 अप्रैल 1526 की रात को बाबर ने अपनी सेना की एक छोटी टुकड़ी को लोदी के कैंप में भेजा। जैसे ही बाबर के सैनिक लोदी के कैंप के पास पहुंचे, लोदी की सेना ने उन पर हमला कर दिया। बाबर के सैनिक वापस लौट आए और कुछ सैनिकों की जान भी चली गई। इस घटना से लोदी खुश हो गया और उसने सोचा कि बाबर की सेना को हराना बहुत आसान होगा। लेकिन असल में बाबर ने तो अपने दुश्मन को फंसाने के लिए यह चाल चली थी, जैसे मछली पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है। 21 अप्रैल 1526 की सुबह लोदी की सेना ने बाबर की सेना पर हमला कर दिया। बाबर की सेना ने पहले से बनाए गए ट्रेंचों में लोदी की सेना को फंसा दिया। उन ट्रेंचों से बाहर निकलने में लोदी की सेना को जितना समय लगा, उतनी देर में बाबर ने तोपों का आदेश दे दिया। लोदी ने अपनी सेना में सबसे आगे 300 हाथी तैनात किए थे, यह सोचकर कि हाथी जल्द ही सामने वाली सेना को रौंद देंगे। लेकिन इसका उल्टा हुआ। तोपों की आवाज सुनकर हाथियों ने अपना संतुलन खो दिया और वे अपनी ही सेना को नुकसान पहुंचाने लगे। कई सैनिक हाथियों के पैरों तले आकर मारे गए। साथ ही तोपखाने से भी लोदी की सेना को भारी नुकसान हुआ। थोड़ी देर में बाबर की सेना पूरी तरह से लोदी की सेना पर हावी हो गई। कई घंटों तक युद्ध चलता रहा और शाम होते होते लोदी मारा गया। उसका कटा हुआ सिर बाबर के सामने लाकर पेश कर दिया गया। इस युद्ध के बाद बाबर को अपार धन दौलत प्राप्त हुई। इतिहासकारों के अनुसार बाबर ने वह सारा धन जनता में वितरित कर दिया और इसके बाद जनता ने उसे कलंदर उपाधि दी। सन 1926 में 43 साल की उम्र में बाबर ने दिल्ली में मुगल सल्तनत की स्थापना की। लोदी को हराने के बाद राजपूतों ने उसका विरोध किया। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने 3 प्रमुख युद्ध लड़े, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ खागरा गोर। उसने इन तीनों युद्धों में जीत हासिल की। हुमायूं को दिल्ली का बादशाह बनाया गया। हुमायूं के 3 और भाई थे, जिन्हें अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई थी। हुमायूं एक शांत स्वभाव के बादशाह माने जाते थे और वह कोई भी निर्णय सोच समझकर लिया करते थे। लेकिन उनके भाइयों का मन हमेशा षड्यंत्रों में ही लगा रहता था। तीनों भाई मिलकर यह योजना बनाते थे कि हुमायूं से दिल्ली का तख्त कैसे छीना जाए और कई बार भाइयों के बीच संघर्ष भी हुआ। हुमायूं पर कई बार जानलेवा हमले हुए। सन 1539 में चौसा में हुमायूं की भीषण लड़ाई हुई और 1540 में बिलग्राम में भी युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा और शेरशाह ने विजय प्राप्त की। युद्ध में हार के कारण हुमायूं को अपनी जान बचाकर भारत से भागना पड़ा। कुछ समय तक वह सिंध में भेष बदल कर रहे। इस दौरान हुमायूं ने हमीदा बानो से शादी की और मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर को जन्म दिया। करीब 15 साल तक भारत से बाहर रहने के बाद हुमायूं ने अपनी विशाल सेना तैयार की थी। 1555 में हुमायूं ने फिर से दिल्ली पर कब्जा किया, लेकिन उसी साल लाइब्रेरी में सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसका पैर फिसल गया और उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की मौत के बाद मुगल साम्राज्य लड़खड़ा गया और राजा हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया।
उस समय अकबर की उम्र केवल 12 साल थी और वह राजा हेमू की सेना के आगे कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मुगलों के पास एक वफादार सेनापति था जिसका नाम बैरम खान था। बैरम खान ने एक सेना तैयार की, अकबर को युद्ध कौशल सिखाया और 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में राजा हेमू को हराया। 13 साल की उम्र में अकबर दिल्ली के तख्त पर बैठा। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक माना जाता था। उसने राजा बनने के बाद लोगों का दिल जीतने की शुरुआत की। 1568 में उसने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, लेकिन इसके लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ी। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद अकबर ने राजस्थान को जीतने की योजना बनाई, क्योंकि राजस्थान के राजपूत बहुत बहादुर माने जाते थे। अकबर जानता था कि यदि राजस्थान को जीत लिया तो पूरे हिंदुस्तान पर शासन करना आसान हो जाएगा। राजस्थान के कारीगरों को हथियार बनाने में महारत थी, जबकि अकबर की सेना में दमशम स्टील से बने हथियार इस्तेमाल होते थे, जो खासकर जंग में दुश्मन का सीना छलनी करने के लिए बनाए जाते थे। अकबर अपने हाथियों को भी चीरा बख्तर नामक लोहे का कवच पहनाता था। उसे हाथियों से बहुत प्रेम था। यदि किसी को मौत की सजा देनी होती थी तो उसे हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवा देता था। चित्तौड़ राजस्थान का सबसे मजबूत साम्राज्य था और इसका किला अभेद्य माना जाता था। वहां तक पहुंचने के लिए अकबर ने एक विशेष योजना बनाई। उसने एक सुरंग खोदी जिससे उसकी सेना किले तक पहुंच सकी। चित्तौड़ का किला एक पहाड़ी पर स्थित था और वहां तक सीधे पहुंचना संभव नहीं था। दूर से ही चित्तौड़ के सैनिक दुश्मन की सेना को देख लेते थे और ऊपर से तीरों की बौछार कर देते थे। लेकिन अकबर के मन में जीत का उत्साह था और लगातार प्रयासों के बाद 25 फरवरी 1528 को उसने चित्तौड़ का किला जीत लिया। इस जीत के बाद उसका साम्राज्य 25 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल गया। उसकी सेना ने मैच लॉक बंदूकों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया, जो दूर से दुश्मन की सेना में आतंक मचाने के लिए प्रसिद्ध थी। अकबर की कई बंदूकें आज भी म्यूजियम्स में सहेजी जा रही हैं। अकबर को आर्किटेक्चर का गहरा शौक था। उसने दिल्ली से 250 किलोमीटर और आगरा से करीब 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी नामक एक नया शहर बनवाया। इस शहर में कई बाग और महल बनाए गए थे और अकबर अपनी राजधानी यहां स्थानांतरित करना चाहता था। फतेहपुर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए उसने डैम बनवाए और किले तक पानी पहुंचाने के लिए इंजीनियरों की मदद से विशेष मशीनें तैयार करवाईं। उन मशीनों को उस समय इंजीनियरिंग का अद्वितीय उदाहरण माना जाता था। कहा जाता है कि अकबर ने खुद इस शहर का नक्शा तैयार किया था और शहर निर्माण में उसने खुद भी मजदूरों के साथ कुछ समय काम किया। फतेहपुर सिकरी को बसाने में कुल 16 साल लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश यह शहर जल्दी ही वीरान हो गया। दोस्तों, अकबर एक बहुत ही समझदार और दूरदर्शी बादशाह था, लेकिन वह पढ़ा लिखा नहीं था। उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था। साल 1605 में अकबर की फूड पॉइजनिंग के कारण मृत्यु हो गई। अकबर के बाद सलीम ने दिल्ली की सत्ता संभाली। सलीम एक अय्याश और विलासी व्यक्ति था। उसे अपना नाम भी पसंद नहीं था और उसने अपना नाम बदलकर जहांगीर रख लिया। जहांगीर को अन्याय और जुल्म से सख्त नफरत थी। वह गुनहगारों को कड़ी और क्रूर सजा दिया करता था। जहांगीर ने अपने जीवन में कुल 20 शादियां की थीं और मानबाई उसकी सबसे प्रसिद्ध पत्नी बनी। हालांकि जहांगीर का दिल सबसे ज्यादा नूरजहां के लिए धड़कता था। जहांगीर के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने भारत में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और व्यापार करने की अनुमति मांगी थी। जहांगीर की 20 पत्नियों से कई संतानें हुई, लेकिन उसका केवल एक बेटा ही जीवित रहा, जिसका नाम खुर्रम खान यानी शाहजहां रखा गया। सन 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां दिल्ली का बादशाह बना। शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली और पूरे भारत में तेजी से विकास हुआ। उस समय दुनिया के 1/4 सामान का उत्पादन भारत में हो रहा था। दिल्ली आर्थिक दृष्टि से मजबूत होता गया। कला और वास्तुकला को भी उस समय बहुत बढ़ावा मिला। शाहजहां के आदेश पर कई ऐतिहासिक और अद्वितीय निर्माण हुए, जैसे मोती मस्जिद, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दीवान आम और दीवान खास।
जो अब तक प्रसिद्ध है। शाहजहां ने अपने लिए एक अद्वितीय मयूर सिंहासन भी बनवाया था, जिसमें कई बहुमूल्य हीरे जड़े गए थे। लेकिन 1639 में ईरान के शासक नादिर शाह ने युद्ध में शाहजहां को हराकर मयूर सिंहासन को अपने साथ ले लिया। जब शाहजहां वृद्ध होने लगे तो उन्होंने अपने राज्य का प्रबंधन अपने बेटों को सौंपने का निर्णय लिया। शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को दिल्ली की राजगद्दी दी। दारा शिकोह धार्मिक सहिष्णुता का आदर करते थे और एक लोकप्रिय शासक थे। लेकिन दारा शिकोह के राजा बनने के बाद शाहजहां के तीसरे बेटे औरंगजेब को यह सहन नहीं हुआ। औरंगजेब ने 1668 में अपने भाई के खिलाफ युद्ध शुरू किया और दिल्ली का बादशाह बन गया। बादशाह बनते ही उसने अपने पिता को आगरा किले में बंद करवा दिया और अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भाई की मौत के बाद उसका सिर काटकर औरंगजेब अपने पिता के पास ले गया था। औरंगजेब के बादशाह बनने के बाद हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गए। उसने जगह जगह मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण कराया और कई हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया। उसके शासनकाल में हर जगह हत्या और हिंसा का माहौल था। यह स्थिति मराठों, मारवाड़ा राजपूतों और कई अन्य हिंदू राजाओं को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। औरंगजेब युद्ध में घायल हुआ और करीब 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा। 1707 में उसने बिस्तर पर ही दम तोड़ दिया। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद दिल्ली में कई मुगल बादशाह आए, लेकिन उनमें से कोई भी पहले के मुगलों जैसा सक्षम नहीं था। 1707 से 1712 तक बहादुर शाह प्रथम ने शासन किया। उसके बाद जहांगीर शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह रंगीला, आलमगीर शाहजादा तृतीय और अकबर द्वितीय जैसे कई शासक आए, लेकिन इनमें से किसी ने भी लंबे समय तक शासन नहीं किया और बहुत कम समय में दिल्ली के बादशाह बदलते रहे। दूसरी ओर अंग्रेज लगातार अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे और कई राज्यों में मुगलों का शासन खत्म हो चुका था। मुगलों के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, जिनकी मृत्यु सन 1822 में म्यांमार में हुई थी। हालांकि बहादुर शाह जफर की मृत्यु से पहले ही मुगल साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। सन 1857 में मुगल साम्राज्य का दिल्ली में अंतिम पतन हुआ। तो दोस्तों, यह थी भारत में मुगलों के इतिहास की असली कहानी। अगर आपको इस तरह के और भी दिलचस्प टॉपिक्स पसंद है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर यह वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार में जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।